मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं यूपी पुलिस भर्ती 2024 के लिए। हम लोग उसी के क्रम में जितने भी कांस्टेबल के अभी तक पेपर हुए हैं उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर का। उसी के क्रम में आज हम लोग जो 19 जून 2018 को सेकंड पाली में पेपर हुआ था उसी के जीएस पार्ट का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का कि डॉट डॉट भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं नियुक्त किया जाता? हम लोग को ध्यान देना है कि जैसे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल की भी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और न्यायवादी जो होते हैं उनकी भी नियुक्ति की जाती है। लेकिन जो आपके कौन है, हम लोग को ध्यान देना है, महाधिवक्ता, जो महाधिवक्ता हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती। किसके द्वारा? ये हम लोग को ध्यान देना है, राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। हम लोग को पता है कि अनुच्छेद 165 के तहत, किसके? अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। ये हम लोग को ध्यान देना है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उस पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जो जिसमें हर घर में कम से कम एक सदस्य का बैंक खाता हो। तो इसमें उस समय करंट का क्वेश्चन 2018 का था, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। केरल है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का कि उस नलिका का चयन कीजिए जो मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर तक ले जाती है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिसको मूत्र मार्ग कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है, या इसी को यूरेथ्रा कहा जाता है, यूरेथ्रा। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष डॉट डॉट को मनाया जाता है। ये हम लोग को ध्यान देना है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो हम लोग को ध्यान देना है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को क्या है, 11 नवंबर को मनाया जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसी दिन जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद जी, क्या नाम है, अबुल कलाम आज़ाद जी थे, उन्हीं का जीवन बर्थडे हम लोग कह सकते हैं। उनका बर्थडे 11 नवंबर को होता है, तो उसी के क्रम में 11 नवंबर को हर साल शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। उनका जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था, तो उसी के क्रम में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जीएसटी अधिनियम संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को डॉट डॉट संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से अस्तित्व में अधिनियमित किया गया था। हम लोगों को ध्यान देना कौन सा, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी जो है वो अधिनियमित किया गया। हम लोगों को ये ध्यान देना है। जो हम लोग देखे हैं इसके संविधान संशोधन में कि जो 97वां संविधान संशोधन था, ये हम लोगों को ध्यान देना है, ये सहकारी समितियों से संबंधित था। किससे? सहकारी समितियां काफ़ी पूछी जाती हैं, तो ये हम लोगों को ध्यान देना सहकारी समिति से संबंधित है। और जो 84वां संविधान संशोधन है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। 84वें संविधान संशोधन में जो लोकसभा क्या है, लोकसभा और राज्य विधानसभा की जितनी विधानसभाएं हैं इनकी सीटों को 2026 के लिए नियत कर दिया गया है कि 2026 तक ये बढ़ाई नहीं जा सकेंगी। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और 114वां संविधान संशोधन अभी हुआ ही नहीं, हम लोगों को ध्यान देना है। 106 संविधान संशोधन तक हुए हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो हम लोगों को पता है बुंदेलखंड से संबंधित कौन है, महोबा। कौन सा है? महोबा जो है वो बुंदेलखंड से संबंधित है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि उत्तर प्रदेश कह रहा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग
7.3% है। कितना है? 7.3% के आसपास है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और जनसंख्या जबकि लगभग कितना है? 16.5% के आसपास उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे भारत की है। लेकिन जो जमीन, जिसको हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं, खास करके भूमि का जो क्षेत्रफल है वो केवल 7.5% है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों को देखना है कि इसमें है कि कह रहा है कि 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व मथुरा की राजधानी, मतलब मथुरा डाट डाट की राजधानी बन गया, मतलब मथुरा किसकी राजधानी बन गया, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो मथुरा किसकी राजधानी बन गया? सूरसेन की। किसकी? बड़ा सा से लिखा जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। किसकी? सूरसेन की, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये महाजनपद काल की बात हो रही है। किसकी? महाजनपद काल की, ये हम लोगों को ध्यान देना है। जैसा कि हम लोग को अंग क्या है पता है कि अंग जो महाजनपद था, ये मतलब इस मगध के पूर्व में स्थित था और इसकी राजधानी क्या थी? चंपा। क्या थी? इसकी मगध की अंग की राजधानी चंपा थी, हम लोगों को ध्यान देना है। और जो मत्स्य था, ये मत्स्य राज्य था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर। क्या थी? विराटनगर थी, ये हम लोगों को ध्यान देना है, विराटनगर। और जो आपका पांचाल था, ये पांचाल मुख्य रूप से 2 पार्ट में बटा था, तो उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल, तो हम लोगों को ध्यान देना है। एक की राजधानी जो आपका उत्तरी पांचाल था उसकी राजधानी अहिछत्र थी, और जो दक्षिणी पांचाल था उसकी राजधानी काम्पिल्य थी, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों को देखना है कि कह रहा है कि कौन से रोमांटिक काव्य लेखक को मदनास्तक, क्या कह रहा है? मदनास्तक नामक अपने काम के लिए जाना जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। कौन से रोमांटिक काव्य के लेखक को, कहने का मतलब है इसको किसने लिखा था। मदनास्तक कहने का मतलब किसने लिखा था, तो ये किसकी रचना है? तो हम लोगों को ध्यान देना रहीम दास की। किसकी रचना है? रहीम दास की रचना है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोगों का कि उत्तर प्रदेश दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान 1887 के संपादक कौन थे। मतलब कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में दैनिक समाचार पत्र जो था हिंदुस्तान नाम का, उसके संपादक कौन थे, ये हम लोगों को ध्यान देना है। 2000 कब? वो 1887 में इसके संपादक कौन थे, तो हम लोग को ध्यान देना मदन मोहन मालवीय जी। कौन थे? मदन मोहन, हिंदुस्तान जो पत्र था उसके संपादक मदन मोहन मालवीय थे, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये मदन मोहन मालवीय जी संयुक्त रूप से एक रामपाल सिंह करके नाम आता है, प्लस रामपाल सिंह, रामपाल सिंह, ये दोनों मतलब कह सकते हैं सह संपादक या संयुक्त रूप से इसके संपादक थे, ये हम लोगों को ध्यान देना। किसके? हिंदुस्तान नामक जो दैनिक पत्र था उसके। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है कि उत्तर प्रदेश में, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सभी अधिकारी कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए किस वर्ष इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया कि इस साल से अब हर मतलब काम में हिंदी अनिवार्य कर दी गई। तो 1968 में। कब से? 1968 में, ये हम लोगों को ध्यान देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूँकि उत्तर प्रदेश की ये राजकीय भाषा है, इसलिए हम लोगों को देखना है। इस उत्तर प्रदेश में 2 राजकीय भाषा, एक हम लोगों की हिंदी है, ये हम लोग को ध्यान देना है, और दूसरी क्या है? उर्दू। क्या है? उर्दू है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। उर्दू को हम लोगों को ध्यान देना 1989 में। कब? 1989 में दूसरी भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित की गई उत्तर प्रदेश की, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में एक प्रमुख चित्रकार थे। अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन थे, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसमें दसवंत हो जाएगा। कौन थे? दसवंत थे, हम लोगों को ध्यान देना है। जो ये दसवंत थे, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये किसके? ये अब्दुल समद के। किसके? हम लोगों को ध्यान देना है। अब्दुल समद एक फेमस चित्रकार थे, अब्दुल समद के शिष्य थे। क्या थे? अब्दुल समद के शिष्य थे, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो अब अकबर के दरबार में जो ऑप्शन दिया है इसमें से प्रमुख चित्रकार कौन थे,
तो दसवंत थे, और अब्दुल समद भी थे, लेकिन ऑप्शन में से हम लोगों को दसवंत देखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है कि डाट डाट फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली, क्या है, टप्पा शैली विकसित की या टप्पा शैली का विकास किया, हम लोगों को ध्यान देना है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो इसमें कौन हो जाएंगे? खुशी महाराज। कौन थे? खुशी महाराज थे, जिन्होंने, जो फैजाबाद से संबंधित थे और इन्होंने टप्पा शैली का विकास किया था संगीत, शास्त्रीय संगीत में। ये हम लोगों को ध्यान देना है। खुशी महाराज, क्या है? खुशी महाराज, ये हम लोगों को ध्यान देना है। जब कहने का मतलब अवध की राजधानी फैजाबाद बनी थी, तो ये लोग जितने भी, कहने का मतलब इस प्रकार के शास्त्रीय संगीतकार थे, सब फैजाबाद आ गए थे। चलिए नेक्स्ट हम लोगों को देखना है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय गीत है? बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत क्या है? तो हम लोग को पता है बुंदेलखंड का बहुत ज़्यादा लोकप्रिय गीत है आल्हा। क्या है? आल्हा खंड, जिसको हम लोग कहते हैं आल्हा, बहुत लोकप्रिय गीत है। और हम लोगों को पता है कि जो आल्हा था, आल्हा जो है, इसका मतलब आल्हा खंड जिसको हम लोग कहते हैं, आल्हा खंड की रचना किसने की थी? जगनीक ने। किसने? जगनीक। जगनीक ने आल्हा खंड की रचना की थी। इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्त बातों को किया गया है इसमें। जैसा कि हम लोगों को पता है, जो आल्हा थे ये सेनापति थे, एक परमाल राजवंश के राजा थे, उन्हीं के सेनापति थे, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इनकी वीरता का गान जगनीक ने किया है आल्हा खंड में, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और ये बुंदेलखंड का एक बहुत ही लोकप्रिय गीत बन गया है आल्हा खंड। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15। क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्णाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी का निर्माण करती है? मतलब कह रहा है कि कौन सी नदी है जो कर्णाली नदी से मिलती है और बाद में घाघरा के नाम से जानी जाती है? तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। शारदा नदी है। क्या है? शारदा नदी है, जो आगे चल के कर्णाली नदी से, जब कहने का मतलब शारदा जब कर्णाली नदी से मिल जाती है, तब से इसका नाम क्या हो जाता है? घाघरा। इसको घाघरा कहा जाने लगता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। घाघरा नदी के नाम से ये फेमस हो जाती है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस खनिज को येलो केक, क्या है, येलो केक के रूप में भी जाना जाता है? कौन सा ऐसा खनिज है जिसको येलो केक के रूप में जाना जाता है? ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो हम लोगों का हो जाएगा यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम ऐसा खनिज है जिसको येलो केक के नाम से जाना जाता है। दुनिया का सबसे महंगा में से एक, मतलब सबसे महंगे धातुओं में से एक ऐसा खनिज है जिसको हम लोग येलो केक कहते हैं। कौन सा? यूरेनियम। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17। क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हस्ती को 2018 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया? हम लोगों को पता है कि भारत में सबसे प्रथम जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न है। और दूसरा जो सर्वोच्च पुरस्कार है हम लोगों का, वो क्या है? पद्म विभूषण। क्या है? पद्म विभूषण है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो कहने का मतलब ये यही पूछ रहा है कि 2018 में पद्म विभूषण किसको प्रदान किया गया था? तो उस समय प्रदान किया गया था गुलाम मुस्तफ़ा खान को। फिलहाल ये हम लोगों को नहीं ध्यान देना 2018 वाला, ये करंट का क्वेश्चन था। हम लोग को ध्यान देना है 2024 में। किसमें? 2024 में जो पद्म पुरस्कार हैं, पद्म विभूषण। क्या है? पद्म विभूषण 2024 के लिए, किसके लिए? 2024 के लिए हम लोग को ध्यान देना है। तो 2024 में हम लोग को ध्यान देना है 5 लोगों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। 5 लोगों में एक बहुत फेमस नाम है, एक्टर थी बैजंती माला। क्या है? बैजंती माला, ये हम लोगों को ध्यान देना है, एक बैजंती माला हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन बहुत ज़्यादा साउथ के फेमस हीरो हैं चिरंजीवी। कौन? चिरंजीवी, ये हम लोगों को ध्यान देना है, चिरंजीवी। और तीसरे पे आपके हो जाएंगे जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे एम वेंकैया नायडू। क्या है? वेंकैया नायडू, ये हम लोगों को ध्यान देना है, वेंकैया नायडू जी हैं। और उसके बाद में एक हैं पद्मा सुब्रमण्यम। क्या है? पद्मा सुब्रमण्यम। और एक
कहने का मतलब सुलभ इंटरनेशनल करके एक संस्था है, उसके संचालक है बिंदेश्वरी पाठक। क्या है? बिंदेश्वरी पाठक। इस प्रकार से 5 लोगों को 2024 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और भारत रत्न भी 5 लोगों को प्रदान किया गया, ये दोनों नाम हम लोगों को पाँचों में से देख लेना है। इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, कई बार आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 18 है हम लोगों का कि हाल ही में, क्या कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के पहले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये पहले थे, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम लोगों को। तो किसे नियुक्त किया गया था, वो 2018 का नियुक्ति वाले में से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये करंट का क्वेश्चन है, उसी से में ज़्यादातर पूछे जाते हैं जब नियुक्ति होती है। तो हम लोग को ध्यान देना है कौन हो जाएंगे। तो इसमें हो जाएंगे विनीत जोशी। कौन हो जाएंगे? विनीत जोशी हो जाएंगे। इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। कौन? विनीत जोशी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 19। क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि G20 शिखर सम्मेलन 2018 डाट में आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया था 2018? थी हम लोग को ध्यान देना है 2018 में ये ब्यूनस आयर्स, कहाँ पर? ब्यूनस आयर्स में आयोजित किया गया था। ये हम अर्जेंटीना की राजधानी है, ये हम लोगों को ध्यान देना है, ब्यूनस आयर्स। अब चूंकि हम लोगों को 2024 चल रहा है, हमारा पेपर एग्ज़ाम है, तो 2024 में हम लोगों को ध्यान देना है कि जो G20 कहाँ हुआ था। तो हम लोगों को पता है G20 जो 2023 में हुआ, अभी जस्ट हमारे देश में हुआ था, भारत में। G20 हम लोग को ध्यान देना है जो 2023 में हुआ, ये कहाँ पर हुआ? भारत में। कहाँ पर? भारत में। और जो 24 में होगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है ब्राज़ील में। कहाँ पर? ब्राज़ील में होगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में, रियो डी जेनेरो में ये होगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। 2024 में कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में होगा। 2023 में भारत में हुआ था और 2022 में इंडोनेशिया में, हाँ इंडोनेशिया में होता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों को ध्यान देना है कि कह रहा है कि 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जिसमें भारतीय शिक्षण एवं पश्चिमी सामाजिक भौतिक विज्ञान दोनों के पाठ्यक्रम प्रदान किए गए थे। तो इसकी स्थापना किसने की थी? वेदांत कॉलेज की, हम लोगों को ध्यान देना है। 1825 में किसने की थी? तो हम लोग को ध्यान देना है राजा राम मोहन राय जी ने किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय जी ने की थी, ऑप्शन बी। किसने? राजा राम मोहन राय जी ने, ये हम लोग को ध्यान देना है। वेदांत कॉलेज 1825 में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 21। क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अतीत में सिलोन के रूप में, सिलोन द्वीप के रूप में जाना जाता था? तो हम लोगों को पता है श्रीलंका का पहले नाम क्या नाम है? श्रीलंका का नाम सिलोन द्वीप था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये हम लोगों को देखना है, सिलोन द्वीप श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। अब श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरी है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चूँकि भारत का पड़ोसी है, इसके बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है हम लोगों का कि 1869, क्या है? 1869 में डाट नहर के खुलने से यूरोप से भारत की दूरी 7000 किलोमीटर, कितना? 7000 किलोमीटर कम हो गई। कौन सा ऐसा नहर है यूरोप से जोड़ता है भारत को? तो ये हम लोगों को ध्यान देना है, एशिया से यूरोप को स्वेज नहर। कौन सा है? स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर दूरी कम कई हो गई थी, ये हम लोगों को ध्यान देना है। मतलब बहुत ज़्यादा ही जो यातायात में खर्चा लगता था व्यापार में, उसमें से बहुत ज़्यादा बचत होने लगा स्वेज नहर के खुलने से, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो किस नहर का निर्माण ऐसे पूछ सकते हैं कि 1869 में हुआ था? स्वेज नहर का, ये हम लोगों को ध्यान देना है। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, ये हम लोगों को देखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 23। क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है हम लोगों का 2018 की, कह रहा है 2018 की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन था? 2018 में जो गणतंत्र दिवस का परेड हुआ था, इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो हम लोगों को ध्यान देना है। इस समय जो म्यांमार की, कहने का मतलब शासिका थी आंग सान सू की थी, वो 2018 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थी। लेकिन हम लोगों को 2024 का याद रखना है, ये करंट का क्वेश्चन उस समय का था। अब 24 में हम लोग को देखना है गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे। तो हम लोग को पता है फ्रांस के राष्ट्रपति कौन थे?
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल इमैनुअल मैक्रोन थे। ये हम लोगों को ध्यान देना है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खादी उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किस कंपनी ने हस्ताक्षर किया था? हम लोगों को ध्यान देना, अमेजन इंडिया ने। किसने? अमेजन इंडिया ने खादी उत्पादों की बिक्री के लिए सरकार के साथ समझौता किया था, ये हम लोगों को ध्यान देना है, अमेजन इंडिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी था जिसने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी? हम लोग को ध्यान देना है। तो ये विक्रम साराभाई जी थे। कौन थे? विक्रम साराभाई जी थे, जो वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे, जिन्होंने भारत के विकास में कई तरह से योगदान दिया। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो कौन थे? विक्रम साराभाई जी। कौन थे? विक्रम साराभाई जी थे, ये हम लोगों को पता है। इनको सरकार के द्वारा कई तरह के पुरस्कार भी, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कई प्रकार के सम्मान भी दिया गया, ये हम लोगों को ध्यान देना है। इन्हीं के नाम पर विक्रम साराभाई केंद्र भी बना हुआ है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है ए बेटर इंडिया, ए बेटर इंडिया, ए बेटर वर्ल्ड। ए बेटर इंडिया, ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये है नारायण मूर्ति जी। कौन है? नारायण मूर्ति। इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं नारायण मूर्ति, ये इसके लेखक हैं, ये हम लोग को ध्यान देना है। ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा हम लोगों का। बेटर इंडिया और बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? नारायण मूर्ति, हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज 2018 में गेंद से छेड़छाड़ के मामले में शामिल नहीं था? ये हम लोगों को ध्यान देना है। कौन शामिल नहीं थे? 3 लोग उसमें शामिल थे, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये जो टेस्ट सीरीज हो रही थी दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच, उसमें से कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो क्या कर रहे थे? गेंद के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, तो उनको दंडित किया गया था। उसमें से कौन नहीं शामिल है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसमें डेविड वार्नर भी थे, स्टीव स्मिथ भी थे और कैमरन बैनक्रॉफ्ट भी थे। लेकिन ये हम लोगों को ध्यान देना है, इसमें टीम क्या है? टिम पेन। ये प्रेजेंट का मतलब वो उस समय का क्वेश्चन था जब पेपर हो रहा था 2018 में, तो इसलिए आया था। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि इसमें टिम पेन जो थे ये शामिल नहीं थे और ये तीनों लोग शामिल थे, तो इसमें नहीं पहुंच रहा, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि फारेनहाइट क्या है? फारेनहाइट में जल का क्वथनांक है, फारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो फारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री फारेनहाइट कितना होता है, हम लोगों को ध्यान देना है। 212 डिग्री फारेनहाइट जल का क्वथनांक होता है। और जो जल का गलनांक फारेनहाइट में होता है, ये भी हम लोगों को ध्यान देना है। चूँकि क्वथनांक पूछे हैं तो गलनांक भी पूछ सकते हैं। तो जल का गलनांक कितना हो जाता है फारेनहाइट में, हम लोगों को ध्यान देना है। तो हो जाएगा 32 डिग्री फारेनहाइट। कितना? 32 डिग्री फारेनहाइट हो जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब फारेनहाइट को हम लोग जो टेम्परेचर में चेंज करते हैं, हम लोगों को ध्यान देना है। ये फारेनहाइट टेम्परेचर -32 अपान 118, उसके बाद में ये टेम्परेचर हो जाएगा और अपान 100, ये हम लोगों को ध्यान देना। ये सूत्र होता है जिसके माध्यम से हम फारेनहाइट को कन्वर्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला है हम लोगों का कि 29 इनमें से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। कौन रोपण फसल नहीं है? जो रोपी नहीं जाती है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। जो रोपाई नहीं की जाती, जैसे हम लोग धान की रोपाई करते हैं, तो इसमें से हम लोगों को जैसे पता है कॉफ़ी की रोपाई की जाती है,
काफ़ी एक रोपड़ फसल है। चाय की भी बागान होता है, चाय की भी रोपाई की जाती है, काजू भी उसी तरह से आता है। लेकिन जो बाजरा है आपकी, क्या है, बाजरा है, इसको हम लोग वैसे छींट के बो देते हैं, इसकी रोपाई नहीं की जाती है, हम लोग को ध्यान देना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। कोई भी मोटा अनाज या बाजरा ये हम लोग कह सकते हैं, इसमें से और कोई भी ऑप्शन होता जिसकी कहने का मतलब रोपाई ना की गई होती, तो इसको हम लोग, जो बागवानी के अंतर्गत नहीं आता कहने का मतलब, उसको हम लोगों को देखना है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 है हम लोगों का कि दाल, कह रहा है दाल, दाल जो है, दाल तुर को किस अन्य नाम से जाना जाता है, हम लोग को ध्यान देना है। जो दाल तुर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अरहर के नाम से जानते हैं। क्या अरहर की दाल बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि बहुत प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इस प्रकार से हमारा सही हो जाएगा। तुर दाल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, अरहर के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं इसको अरहर पहले बोलते हैं, बाद में तुर बोलते हैं, तुर कहा जाता है। अरहर को तुर के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं तुर को अरहर के नाम से कहते हैं, जाना जाता है। दोनों नाम एक ही हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 है हम लोगों का कि एक, कह रहा है कि एक डाट का उपयोग पवन के बल और वेग को नापने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, हम लोगों को ध्यान देना है। जो स्पीडोमीटर है, इसके द्वारा स्पीड का मापन किया जाता है, स्पीड नापी जाती है। लैक्टोमीटर होता है, इसके द्वारा दूध का आयतन नापा जाता है। और जो थर्मामीटर होता है, इससे टेम्परेचर नापते हैं। लेकिन जो एनीमो, क्या है, एनीमोमीटर होता है, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पवन का बल, जो हवा होती है उसका बल व वेग मापते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना, कौन का बल और वेग मापा जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एनीमोमीटर। क्या हो जाएगा, एनीमोमीटर, ये हम लोगों को देखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस, कह रहा है भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हम लोगों को पता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को। क्या है, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। क्योंकि 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। कब, 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसका राजभाषा का, जिसको हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, दर्जा दिया गया था। तभी से 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा है कि मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 डाट डाट से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो इसमें हो जाएगा कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता के अधिकार। उसके अंदर समक्ष, कह रहा है कि समक्ष न्यायाधिकरण द्वारा उपचार के अधिकार। और नंबर सी कह रहा है मनमानी स्वतंत्रता और निर्वासन से स्वतंत्रता। ऑप्शन डी कह रहा है कानून के समक्ष समानता का अधिकार। जो अनुच्छेद 6 हम लोगों को ध्यान देना है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अनुच्छेद 6 है, ये किससे संबंधित है, सार्वभौमिक घोषणा में। तो ये ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता के अधिकार से संबंधित है। कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता के अधिकार से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 है हम लोगों का कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये हम लोग को ध्यान देना है, मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो हम लोग को ध्यान देना मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना हम लोग को ध्यान देना 1992 में। कब, 1992 ईस्वी में की गई थी इसकी स्थापना। ये पूछा जाता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो मुंबई में की गई थी। कब की गई थी, तो हम लोग को ध्यान देना है 1992 ईस्वी में की गई थी, ये हम लोगों को ध्यान देना है। हम लोग को पता है इसका नियंत्रण सबका कौन करता है, सेबी के द्वारा इन लोगों का नियंत्रण इस संस्थाओं का किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत सरकार, कह रहा है कि भारत सरकार ने
2018 को डाट के राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया है। मतलब 2018 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, तो हम लोग को ध्यान देना, बहुत ज़्यादा फेमस था बाजरा वर्ष। किसे? बाजरा वर्ष के रूप में। ये कई बार क्वेश्चन आया था, चूँकि करंट का था, हम लोग को ध्यान देना है। तो सरकार ने 2018 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, तो बाजरा वर्ष के, किसके? बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 है हम लोगों का कि डाट एक रंगीन और मंत्रमुग्ध मेला है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के कुछ दिनों बाद आयोजित किया जाता है। कौन सा ऐसा मेला है जो मंत्रमुग्ध कर देता है और होली के, कहने का मतलब उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मनाया जाता है और होली के कुछ दिनों बाद आयोजित किया जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो कौन सा मेला हो जाएगा? बहुत फेमस है, कई बार पूछा जाता है, नौचंदी मेला। क्या है? नौचंदी मेला, ये हम लोगों को ध्यान देना है। नौचंदी मेला इसलिए काफ़ी फेमस है क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी है। क्या है? हिंदू और मुस्लिम के एकता का प्रतीक है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ये माना जाता है। तो कहाँ पर मनाया जाता है? मेरठ में। कौन सा मेला है? नौचंदी मेला। ये कई तरह से क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 है हम लोगों का कि एंटीबायोटिक, कह रहा है कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो हम लोग को ध्यान देना है, जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये जीके मॉडल में कई बार पूछा जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला है, जैसा कि हम लोग को ध्यान देना है, जैसे आर्कमिडीज का सिद्धांत हम लोग काफ़ी पढ़े हुए हैं, 9th के बुक में था। और जैसे ग्राहम बेल काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ग्राहम बेल हम लोगों को पता है टेलीफोन की खोज के लिए, किसके लिए? टेलीफोन की खोज के लिए पढ़े जाते हैं। और लुई पास्चर जो है, ये क्या है? पाश्चुरीकरण की खोज के लिए, जो पाश्चुरीकरण दूध का किया जाता है उसकी खोज के लिए काफ़ी फेमस है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। भारत के संविधान की डाट भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषा की एक सूची प्रदान करता है। कह रहा है कि कौन भारतीय संविधान की आधिकारिक भाषाओं की एक सूची प्रदान करता है, तो कौन सी सूची है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो 8वीं अनुसूची। कौन सी है? 8वीं अनुसूची है जो भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाएं हैं उनकी अनुसूची प्रदान करता है। इसमें 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं 8वीं सूची में, ये हम लोग को ध्यान देना है। पहले मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। किसमें थी? मूल संविधान में, ये हम लोग को ध्यान देना है, 14 भाषाएं थी। बाद में बढ़ करके कुल मिलाकर 22 भाषाएं हो गई हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए इस प्रकार से हमारा ये जो क्वेश्चन थे लगभग 38 क्वेश्चन जीएस के, हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। इस प्रकार से हम लोगों को पढ़ते रहना है ताकि एक क्वेश्चन के अराउंड घूमते हुए जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग तैयार करते चलेंगे, तो हम लोगों के पास एक अच्छा खासा क्वेश्चन का संग्रह हो जाएगा। और जब पेपर आएगा, हमारा पेपर होगा, तो हम कॉन्फिडेंस के साथ पेपर को अच्छे से हल पार कर पाएंगे और निश्चित ही अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग, आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। इसी एनर्जी के साथ हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।